बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का अहम स्टेटमेंट मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक से मुतल्लिक और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग हो रही है उससे मुतल्लिक भी उन्होंने दी हुई है। और साथ ही साथ रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने दिल्ली एग्रीमेंट का जिक्र किया और कहा कि आइंदा दिनों में जब आर्गूमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे तो जो दिल्ली एग्रीमेंट है उसको पेश किया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा और उसकी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 डायल्यूशन के बाद हालात यकसर बदल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर 80 की दहाई तक जो फिल्में रिकॉर्ड की जाती थी, शूट की जाती थी, वही जो नजारा है, वही जो माहौल है वो जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से आ रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज श्रीनगर के अंदर एक सीरियल जिसका नाम पश्मीना है और उसकी इनॉग्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ही की है। और उन्होंने कहा कि 2 साल पहले जो सरकार ने फिल्म पॉलिसी बनाई थी उसके खातिर खां नताइज बरामद हो रहे हैं। मनोज सिन्हा का कहना है कि अब जम्मू कश्मीर एक बार फिर से फिल्मों की शूटिंग के लिए मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा है। 80 की दहाई तक बेशतर फिल्में कश्मीर में बन रही थी और उसके बाद अब तक यहां 300 के करीब फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। आज सब टीवी ने पश्मीना नाम का एक सीरियल यहाँ से प्रारंभ किया है। मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ और मुझे लगता है इससे यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार और यहाँ की इकोनॉमी में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। थैंक यू। इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज श्रीनगर के अंदर मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर महबूबा मुफ्ती भी अब हाजिर हुई हैं, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां पर अपनी हाजिरी दे रही है। तो उन्होंने कहा कि हर कोई 370 को लेकर अपना नुक्ता जो है पेश कर रहा है और 370 पर 2 जजमेंट्स पहले ही दी गई हैं जो जम्मू कश्मीर के हक में है, यानी 370 के हक में है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ये भी कहते हैं, क्योंकि उनसे पूछा गया था कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम हटाया जा रहा है, कई सारी प्रॉपर्टीज, कई सारे इदारे, तो उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये एक नैरो माइंड है। इन्होंने नेहरू का नाम भी बदल दिया है, यानी नेहरू के नाम से जो मंसूब जगहें थी या कुछ म्यूजियम्स थे उनके नाम भी बदल दिए गए। तो शेख अब्दुल्ला की बात ही नहीं है, मुगलों के दौर में जो कुछ बना था उसके नाम भी बदल दिए जा रहे हैं। उनसे पूछा गया है ना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि मीरवाइज अब नमाज अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बहुत झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये गलत है, ये टोटली झूठ है, 100% झूठ है। वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, वो जामा मस्जिद नहीं जा सकते। ये कब तक ये झूठ बोलते जाएंगे? अगर वो आज़ाद हैं तो फिर क्यों वहाँ पे फोर्स रखी है? कोई उसके दरवाजे में अंदर नहीं जा सकता। नो क्वेश्चन ऑफ इट। आर यू एबल टू इंटरव्यू मीरवाइज? देन इफ यू कांट इंटरव्यू मीरवाइज देन इज ही फ्री? देयर यू आर, इट्स बिफोर यू। आई डोंट हैव टू पुट द केस बिफोर यू।
चलिए अगली खबर में बात करते हैं रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी की, जो दिल्ली के अंदर है। और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइंदा दिनों में हम जो दिल्ली एग्रीमेंट है उसको पेश करेंगे और हमारे जो वकला है वो उसको पेश करेंगे। और उन्होंने कहा कि दिल्ली एग्रीमेंट में बहुत कुछ है। ये रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी कहते हैं। मसूदी का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से मुतमईन हैं। वकला ने बेहतर तरीके से तकरीबन सभी पहलुओं पर बात की है और आने वाले दिनों में इल्हा के तसलसल में दिल्ली एग्रीमेंट पर बात रखी जाएगी, क्योंकि उससे कबल जम्मू कश्मीर के लोग भारत के शहरी नहीं थे। ये दिल्ली एग्रीमेंट ने एक पुल का काम किया है। ये हसनैन मसूदी जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट के अंदर खुद इसकी वकालत की है और महाराजा का कानून जम्मू कश्मीर में 1957 तक चला है। यानी हसनैन मसूदी कहते हैं कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का कानून चल रहा था, हिंदुस्तान का आईन चल रहा था, तो तब तक जम्मू कश्मीर में 1957 तक जम्मू कश्मीर में महाराजा का कानून था, यहां पर भारत का कानून नहीं था। सही वाक़ात नहीं से बाखबर नहीं करते हैं और ये मुल्क के मफाद में नहीं है। देखिए, हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमारा मुल्क का इंटरेस्ट है। मुल्क के मफाद में ये है कि मुल्क को सही हालात से बाखबर किया जाए। और आप 70 और 35 को लेकर समाज जारी है, अब बहुत नज़दीक आ गया है। जम्मू कश्मीर की आवाम को अब इंतजार है कि बहुत नज़दीक सारा केस आ चुका है, बहुत जल्द बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अब आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम मुतमईन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मुफस्सल तरीके से, देखिए 60 घंटे की कोई बात थी जो होगी पुल, तो उस पर सारे जो पहलू थे। लेकिन मुझे लगता है एक और पहलू पर शायद जो आने वाले दिनों में जो हमारे वकला होंगे रिबटल में या इसमें, तो वो उस पर जोर देंगे कि इल्हा के तसलसल में एक दिल्ली एग्रीमेंट था। देखिए, आप जानते हों कि दिल्ली जम्मू कश्मीर के जो अवाम थे वो सिटीज़न नहीं थे, शहरी नहीं थे। पार्ट 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इसका इतलाक नहीं होता था, वो नाफिज नहीं था। वो दिल्ली एग्रीमेंट नाफिज किया। दिल्ली एग्रीमेंट ने ही अपना परचम दिया दिल्ली एग्रीमेंट में, और उसकी वकालत पंडित नेहरू ने, प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में की 5 अगस्त 1952 को। देखिए, उसके बारे में बात होनी चाहिए कि कैसे क्यों किया गया जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का अपना आईन, जम्मू कश्मीर जो आईन 1950 में, आपका कहना है कि 1952 तक वहां पर महाराजा का शासन था और बाद में वो सदर रियासत बन गई। लेकिन उनका जो आईन था 1939 का, वो चला बराबर 1957 तक, जब तक नया कानून नहीं, नया आईन नहीं बनाया गया। तो जबकि बाकी मुल्क में जो आईन था, आईन हिंद, वो नाफिज रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर में आईन रहा 1939 का, जो महाराजा का बना हुआ था। अभी जैसे बिग एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट है, वो जो जब जमींदार जो जागीरदारी खत्म की गई, वो भी महाराजा ने की, उसी आईन के तहत अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते। अब कितनी उम्मीद आपको लग रही है कि तमाम बहुत अहम दलीलें दी गई हैं? बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी। 70 35 बहाल हो जाएगा जी, हमें तवक्का तो वही है। दिल्ली के अंदर हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल ने रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी से पूछा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आए रोज एनआईए की छापेमारी हो रही है, काफी जो मवाद है, हथियार है, उनसे बरामद किया जा रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा, इन्हें मसूदी ने कहा कि एनआईए की छापामारी का जवाब तो उनसे लीजिए जो जम्मू कश्मीर में पुरअमन हालात में इंतहाई बेहतरी का दावा करते हैं। आए रोज अपर ग्राउंड, ओवर ग्राउंड और हाइब्रिड टर्मिनोलॉजी के तहत कार्रवाई करने के बावजूद बेहतर हालात होने का दावा किया जा रहा है। यानी एक तरफ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतर हालात है, और दूसरी जानिब हाइब्रिड मिलिटेंट्स, ओवर ग्राउंड मिलिटेंट्स, अपर ग्राउंड मिलिटेंट्स को लेकर छापामारी होती है, गिरफ्तारी होती है। हम मुल्क की मफाद में चाहते हैं कि दुरुस्त इंफॉर्मेशन मुल्क की आवाम तक पहुंचाई जाए, यह रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा। वो सही वाक़ात नहीं से बाखबर नहीं करते हैं और ये मुल्क के मफाद में नहीं है। देखिए, हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमारा मुल्क का इंटरेस्ट है। मुल्क के मफाद में ये है कि मुल्क को सही हालात से बाखबर किया जाए। और आप इसके बजाय कि आप देखिए एक ऊपर सुपरफिशली आप कोई काम करें, उससे बेहतर ये है कि आप ज़मीनी के जो हालात हैं उनका इदराक रखें, उनको समझ लें, और जम्मू कश्मीर के अवाम की, जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, उनकी जो उमंगें हैं, उनके जो हुकूक है ज़मीन को लेकर, उनको नौकरियों को लेकर, और बाकी जो हुकूक है तशख़्ख़ुस को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर, इंटीग्रेशन को लेकर, तो उनका एहतराम कीजिए। और उनके जब आप उनको एहतराम करेंगे। लेकिन तो सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में ही आखिर इतने बड़े ज़ख़ीरे क्यों मिल जाते हैं?
देखिए वो उसका भी वही जवाब देंगे, ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और जब आप बार बार कहते हैं कि नहीं सब नॉर्मल है और हमारी कड़ी नज़र है, कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है, कैसे ये सब कुछ हो रहा है, तो ये सारे सवालात जो है ये उनके लिए हैं जो नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप करते हैं, जो नॉर्मल सी की बात करते हैं। हम तो हमेशा इंतबा करते हैं, देखिए ये मुल्क के हक़ में नहीं होगा। देखिए जैसे आप लोगों को ऐसे महरूमियत जो उनमें पनप रहा है, लोगों में डिप्राइवेशन का एक तो खलीज बढ़ रही है, तो इससे किसी का भला नहीं होगा, मुल्क का भला नहीं होगा। कि हम चाहते हैं कि हर एक रुपया मुल्क के लोगों के फलाह बहबूद पर हो, न कि इन चीज़ों पर हो कि आप कहें कि हमने जी स्ट्रीट्स पर काम किया, हमने बाकी काम किया, वहाँ पर अमन किया। ये कोई अगली खबर में बात करते हैं माहौलियात की और ट्रांसपोर्ट की। ये दोनों चीज़ें आपस में एसोसिएटेड है। कैसे, हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि सड़कों से जो हमारी गाड़ियां चलती हैं डीजल और पेट्रोल पर चलती हैं, और डीजल और पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां धुएं की वजह से माहौलियात को आलूदा करती हैं। और जब माहौलियात पे असर पड़ता है तो उससे हमारे हेल्थ पर, हमारे एग्रीकल्चर पर, हॉर्टिकल्चर पर और जितने भी अलाइड सेक्टर्स है उस पर असर पड़ता है। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ग्लोबल लेवल पर जो ग्लोबल वार्मिंग है या माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बात कही गई है, और हर मुल्क ने अंडरटेकिंग इस हवाले से दी हुई है कि हम अपने अपने इलाकों के अंदर माहौलियात को बेहतर बनाने में इकदाम उठाएंगे। यानी इसके लिए हर किसी ने आलमी स्तर पर प्रॉमिस किया है। लेकिन इसी कड़ी के सिलसिले में पूरे मुल्क के अंदर तेल पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद कम करने या तेल का इस्तेमाल कम करने के हवाले से एक नई पॉलिसी बनाई गई है, जिससे इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है यानी ईवी बसेस है, ईवी व्हीकल है, उसका नाम दिया गया। और ये ईवी पॉलिसी अगरचे हर किसी स्टेट ने और यूटी ने लगभग इस पर काम करना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू और कश्मीर पहला एक इलाका है पूरे मुल्क के अंदर जहां पर इस निस्बत से कोई मैकेनिज्म नहीं है। क्योंकि साल 2022 के अंदर यहाँ की सरकार ने, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें हाउसिंग डेवलपमेंट, जिसमें पीडीडी, जिसमें फिनेंस और जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं बात हुई है, और सलाह मशवरे के बाद एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को कहा गया है कि आप जो इलेक्ट्रिकल बसेस है या इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी है उसको तैयार करें। लेकिन आज तक ये तैयार नहीं हुई। अलबत्ता जो ये कमेटी थी उसके अंदर जो कुछ मेंबरान थे उनकी ट्रांसफर हुई है और वो फिर नहीं रहे हैं, और इस अक्टूबर साल 2022 से लेकर आज तक सिर्फ 2 या 3 मीटिंगें हुई है और प्लान नहीं मिल रहा है। वजूहात क्या है, इससे किस तरह के असरात पड़ रहे हैं? फैसल रियाज हमारे साथ मौजूद है। फैसल, क्या वजूहात है कि यहाँ पर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, पहले इम्प्लीमेंट क्या करें, पहले तरतीब देने में, तैयार करने में सरकार काफी लैतोलैत से काम कर रही है? क्या वजूहात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो पॉलिसी है उसको तरतीब नहीं दिया जा रहा है? देखिए हिलाल, आपने अभी खुद कहा कि जो कमेटी बनाई गई थी जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे, चाहे वो पीडीडी की बात करें, इंडस्ट्रियल कॉमर्स की बात करें, एचयूडीडी की, या लॉ एंड जस्टिस पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उसके साथ साथ जो डायरेक्टर बजट्स थे वो भी इस कमेटी के जो है मेंबर बने थे। और बाकायदा तौर पर जो खबरें सोर्सेज से आ रही है कि सिर्फ 1-2 मीटिंगें उनकी हुई, लेकिन उसके बाद बेशतर जो मेंबर्स थे उनकी ट्रांसफर हो गई मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में और ये मसला जो है वहीं पे पड़ गया। लेकिन अब एक और खबर ये भी सामने आ रही है कि अब सरकार सोच रही है कि हम एक बार फिर से कमेटी कंस्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद वो जैसी रिकमेंडेशन देंगे उसके बाद ही बाकायदा तौर पर ये जो ईवी पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इसको नोटिफाई किया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ के लोगों को उससे फायदा मिलेगा। अब फायदा क्या इससे मिलेगा कि आपको मैं बता दूं, सबसे पहले 10 से लेकर 25% तक इससे पैसों में सब्सिडी मिलेगी। यानी बाहर के मुल्कों में जो इस वक्त बाहर की स्टेट्स में इस वक्त अगर कोई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदता है तो उसको 75,000 रुपए में खरीदता है। अगर वहां पे ये पॉलिसी लागू होती है तो उसको फिर 50,000 में ये मिलती है, यानी 25,000 रुपए का इससे फायदा होगा, इसकी सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। लेकिन फिलहाल जो है ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हालांकि आप देखिए इसके साथ साथ कई ऐसे भी चीजें हैं जो कि आगे जाके प्रोवाइड करना है। अगर ये पॉलिसी यहाँ पे फ्रेम होती है तो इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो पीडीडी
डिपार्टमेंट का है, क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आते हैं, तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने, तो चार्जिंग स्टेशन तभी कोई लगाएगा जब उसको कंसेशन रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अगर उसको कमर्शियल रेट मिलेगी तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं चार्जिंग स्टेशन लगाऊंगा, मैं रोजगार कमाऊंगा या उस तरीके से ये आगे जाके जो है ये सामने ये कामयाब होगा। अब जो अगर जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी देखे तो टोपोग्राफी के हिसाब से ये जरूरी है कि यहाँ पे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड व्हीकल जो है वो दोनों या तेल पे भी चलते हैं या उसके साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रिक पे भी चलते हैं, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी है। अगर यहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, अगर ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलाएंगे, चूंकि एक टूरिज्म पोटेंशियल जम्मू कश्मीर के अंदर है, माहौलियात के लिए कश्मीर दुनिया भर के अंदर माना और जाना जाता है, अगर ये पॉलिसी यहाँ पर मुरतब की जाती है और होनी भी चाहिए थी और इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और रेस्ट ऑफ द इंडिया के मुकाबले में जब हम देखते हैं, तो यहाँ के टूरिज्म को और यहाँ के एनवायरनमेंट को कितना बेनिफिट हो सकता था। देखिए बिल्कुल वही तो बात है कि यहाँ की टोपोग्राफी जो है वो इन जो इस वक्त तेल पे गाड़ियां चलती है, इसके लिए यहाँ का टोपोग्राफी, यहाँ का माहौल जो है वो सूटेबल नहीं है। अगर वो सूटेबल है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। अब अगर सरकार इसके हवाले से सीरियस होती तो मुझे लगता है कि पूरे मुल्क में सबसे पहले का जम्मू कश्मीर में ये लागू होना चाहिए। आप देखिए लद्दाख 2019 तक हमारा जम्मू कश्मीर के साथ ही अब अलग है, वहां पे भी ये पॉलिसी लागू है, वहां पे भी बाकायदा तौर पर इंसेंटिव मिलते हैं और माहौल का जो है तहफ्फुज होता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या वजह है कि लेट क्यों हो रहा है जम्मू कश्मीर में लागू करने में, जबकि ग्लोबली ये माना जाता है कि 2025 तक जो गाड़ियों की तादाद होगी उसमें से 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगी, क्योंकि माहौलियात को जो है लगातार बचाने, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सूटेबल है अगर यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और साथ ही साथ सरकार की भी अदम दिलचस्पी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज जानकारी देने के लिए। लद्दाख के अंदर जो कि एक छोटी यूटी है वहां पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर जहां दावे तो बहुत कुछ किए जाते हैं, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं तो वो तादाद रफ्तार बहुत कम है। इधर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने आज सैमू त्राल का दौरा करके यहां जो सिख वफूद है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और इस दौरान चेयरमैन मौसूफ का इस्तकबाल भी किया गया और इस दौरान गुरुद्वारा टीबी साहब में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एडीसी त्राल साजिद नकाश, तहसीलदार त्राल सज्जाद अहमद, डीडीसी मेंबर अवतार सिंह त्राली और एसडीपीओ मुबशिर रसूल भी यहां पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए इकबाल सिंह ने बताया कि वो 7 माइनॉरिटी तबकात की सरबराही कर रहे हैं और वो माइनॉरिटी के मसाइल को उजागर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी सिखों को रिजर्वेशन दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए यहां सभी तबकात ने कोशिश की है। मैं कश्मीर में अपने भाइयों को मिलने के लिए आया हूं। मेरी जिम्मेवारी है 6 माइनॉरिटीज, इस्लाम को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले, जैन, बौद्ध और पारसी, उनकी तर्जमानी करूं और उनके साथ बैठूं, उनकी समस्याएं सुनूं, समझूं और उनकी जो बेहतरी के लिए काम हो सकता है वो सरकार के ध्यान में भी लाएं। सरकार की बहुत सारी पारनीवा बडगाम जिसे एक मॉडल विलेज बनाया गया था और इस मॉडल विलेज के अंदर स्कूल की हालत क्या है वो आज हम आपको दिखाएंगे। जब स्कूल की ऐसी हालत होगी तो फिर बाकी मामला कैसे होंगे उसका आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं। यहाँ पहले स्कूल ही नहीं है, अब अगर स्कूल कायम किया गया है तो वो मैरिज हॉल के अंदर कायम किया गया है और यहाँ पर एक ही हॉल के अंदर 4-4, 5-5 जमातों के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। यानी आपने ये व्हाइट बोर्ड्स जो यहाँ पर है उसको भी देखा होगा, चारों तरफ से जो दीवार चारों तरफ है तो 4 क्लासेस हर दीवार की तरफ उन्हें मुंह करना पड़ता है। ये यहाँ बच्चों की हालत, ये पढ़ कैसे रहे होंगे और तालीम कैसे हासिल कर रहे होंगे, आप भी इसका खुद ही अंदाजा कर सकते हैं।
मेरा नाम मारिया बिन्त असलम है। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की तालिब इल्म हूँ। आज मैं यहीं पे हूँ इस गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में। हम घर वाले हमें भेजते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, बट हम यहाँ इल्म हासिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ एक हाल में सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेगी बच्चे एक ही हाल में? हम 4 क्लासें यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या पढ़ेगी? हम एजुकेशन गेन नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि हमें डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं है हमारे स्कूल में। हमारे टीचर्स अच्छी तरह से हमें पढ़ाते। चलिए बात करते हैं अंगूर की, जो आज पूरे मुल्क के अंदर अगरचे उसकी प्रोडक्शन अभी नहीं हो रही है आज के सीजन में, या उसकी हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन गांदरबल के अंदर एक गांव ऐसा है जिसे रिपुरा कहते हैं, और रिपुरा गांदरबल के अंदर आज जो अंगूर है इसकी हार्वेस्टिंग यानी उसे उतारा जाता है, और यहाँ अच्छी क्वालिटी के अंगूर मिल रहे हैं, और माना जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल का या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उस स्टैंडर्ड के अंगूर जो है इसकी प्रोडक्शन अब यहां पर भी हो रही है। यहां सिर्फ सेब ही नहीं बनते हैं कश्मीर के अंदर, बल्कि सेब के अलावा और भी जो मेवा जात है वो उसकी काश्त यहां पर हो रही है। अलबत्ता यहां के लोगों का एक जो है नाराजगी है, वो ये है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, जबकि दुनिया में कहीं अगर अंगूर नहीं है तो यहां आज पाए जाते हैं, और यहां अंगूर के दाने का वजन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है अंगूर के दाने का वजन वो 4 से 5 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन यहां जो रिपुरा गांदरबल के अंदर अंगूर पाए जाते हैं वो 11 से 12 ग्राम के आसपास होते हैं, यानी अच्छी क्वालिटी के अंगूर जो है यहां पाए जाते हैं। बिटस पे वरियस खतर कि वनकस दश एवेलेबल, वनकस वालान दश, तैयार वनकस दश, ये मे 5 किस्म लगभग ये दश, थामसन सो मकलो वैसे, किशमिश हुसैन सहबी अनाब शाही सह वनकस एवेलेबल ये सो दश। बहुत तमाम लुकन करान गुजारिश अगर तुम इन अस नश तुम हेकन यह दश नित, अस नश असल वेराइटी ये वनकस अस नश एवेलेबल। योतान मोन ताल्लुक मान सोचुक यह मे बसान यह चूक ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट अमुक चीफ मे बसान सारी खुद तुम हेको अत मज कर तुम लुकन सत कर कि सह हेक योत यित वनिस तान कि मे वन तुम क्या करू ये। इधर कुलत्र चाडूरा के मकामी लोगों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया, और उनका मुजाहरा एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर था, क्योंकि उनका कहना है कि उनके इलाके में इस वक्त ईंट भट्टों की तामीर पर काम जारी है, जबकि महकमा एग्रीकल्चर और माहौलियात ने हमें पहले ही तहरीरन दिया है कि इस इलाके में ईंट के भट्टों की तामीर नहीं दी जा सकती है, यानी उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है और ना ही उसकी एनओसी दी जा सकती है। लेकिन मुजाहिरीन का इल्जाम है कि कुछ ईंट भट्टा मालिकान गैर कानूनी तरीके से एनओसी हासिल करने या ईंट भट्टा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वो एहतजाज करने के लिए मजबूर हुए। तहसील चौडरा डिस्ट्रिक्ट बडगाम में वाक़ा जनाब इलीगल ब्रिक किलने लागान कह यम ब्रिक ऑनर्स तम जनाब वनकस रोपये खर्चावान हर कुन डिपार्टमेंटस गसान कि तम तिम नश एनओसी हासिल कर पे डी सी सोबस कि अस परमिशन, मगर अस सर गोड़े गमत तिम डिपार्टमेंटन कि इन नसा गि एनओसी कुने डिपार्टमेंटस मिलन। अस तमाम डिपार्टमेंटो गोड़े दितमुत लिखित कि यह नसा फिजिबल भट्टो खतर कह, खास कर पोल्यूशन डिपार्टमेंट दित गोड़े लिखित कि यह नसा फिजिबल भट्टो खतर कह। एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट यमो दित लिखित कि यह फिजिबल भट्टो खतर कह। यम किन पे कोर्टस मज चैलेंज कोर नोटिस डी सी बडगामस कोर्ट की तरफ नोटिस असा गि इलीगल ब्रिक किन लगन कहें, मगर आज सर समझ क्या चलान अत कित इलीगल ब्रिक किल कित काम चलान अत वनकस चुमन बनावान अस सोरे रोजी रोटी अथ पे ये सात बागात खत्म गस क्या करो। जहाज लगभग काफी जमीन लगभग 4-4.5 सास कनाल जमीन अत मे लगभग 4-5 कनाल जमीन। तो नाज़रीन आज का हमारा स्पेशल रिपोर्ट, इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मेरी लाल हाजिरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।